Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you the last lecture of ecology environmental pollution. मैंने आपको एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जितने भी पोल्यूटेंट्स थे उस वो मैंने आपको बताया। थोड़ा सा 5-10 मिनट का एक और लास्ट टॉपिक बचता है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम MCQs करेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में। अभी 10 क्वेश्चन इसके हैं यूपीएससी लेवल के। कल मैं फिर से 30 to 40 क्वेश्चन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर लेकर आऊँगा। कम से कम 50 क्वेश्चन हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर करेंगे, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे जो भी एग्जाम में सिलेबस दिया होता है रिलेटेड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि अभी आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। और जो आपका अगर साइंस का बायो वाला सिलेबस जो होता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज तैयार हो जाओ, हम क्वेश्चंस करेंगे। जितना भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से आपको क्वेश्चन मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। और एक बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है, आज 22 जून है, आपको सबको पता है। अभी 12 बजे तक आपको क्या है, लास्ट डेट है। जिसको भी JK KS के बारे में रजिस्ट्रेशन करनी है, या क्या बोलते हैं उसको, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है, या JK पुलिस SI की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, जिसको भी रजिस्ट्रेशन करनी है रजिस्ट्रेशन कर लो। अभी आज रात के 12 बजे लिंक क्लोज हो जाएगा, फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, फिर आप रजिस्टर नहीं हो पाओगे। अभी आपके पास ये चांस है, काफ़ी बच्चे जुड़ गए हैं। मैं फिर से रिपीट करूँ, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ठीक है, हम जल्दी जो है, उनको तो पता ही है, जो आज जुड़ रहे हैं 25 से उनके क्लास स्टार्ट हैं, और जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने पहले बैच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की हुई है, उनके क्लास आज 16th डे है, उनको क्लासेस कंटिन्यूसली चल रहा है, बिल्कुल कंटिन्यूस बेस पे है। आप खुद लगाओ अंदाज़ा, दिन में 5 से 6 लेक्चर्स आते हैं उनके, और हम वो डेली बेस पे प्रोवाइड कर एक्सट्रीम तरीके से कर रहे हैं हम। तो इनका भी यही हाल हो जाएगा, इनका भी हम इसी तरीके से करवाएंगे और इनकी सिलेक्शन जो हो जाएगी। अभी तक आपके पास लास्ट चांस है, कर लो रजिस्ट्रेशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप तो मेरे साथ 4-5 महीने से जुड़े हुए हो, कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पढ़ाई करनी होती है। लेकिन अब जब आप इस तरीके से जुड़ते हो, एप्लीकेशन के थ्रू जुड़ते हो, तो आपको एक अलग से तरीके से एक नया ही मिल जाएगा आपको। एक मेरा जो है पढ़ाने का एक अलग से अप्रोच, और किन किन चीज़ों पर फोकस करना, और कंटेंट जो था, बेस्ट कंटेंट जो वो आपको मिल जाएगा। दूसरा ये कि पटवारी का कोर्स हमने लॉन्च किया है, जूनियर असिस्टेंट का भी को लॉन्च किया है। जिस बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की, इसके क्लासेस हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो हमने कम ही टाइम रखा है, इसको ऑलरेडी बच्चे जुड़ चुके हैं, तो उनको हम क्लासेस जो है जल्दी 25 से तो KS का हो जाएगा, 26 से 27 से हम इनका स्टार्ट करते हैं। तो हम इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं, और बच्चे जो हैं उर्दू, उनको तो उर्दू अभी मिल रहा है यूट्यूब पे। उसके बाद हम जो ही ऐप पे उर्दू आ जाएगा, वो एक अलग लेवल का, एक अलग स्टैंडर्ड का होगा, जहाँ पर हमें पता उनको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। GS में खुद कराऊंगा, वहां पर आपको खुद पता है, मैथ्स, रीजनिंग, शायद मैं इंग्लिश खुद उठाऊं, अभी कुछ नहीं बोल सकता हूं, शायद मुझे लग रहा है कि मुझे इंग्लिश खुद उठाऊंगा मैं, तो वो टेंशन भी आपको नहीं है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे। अब जो हम पढ़ने वाले, दैट इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना, जब भी मैं पढ़ाऊंगा आपको एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो एग्जाम में पूछा जाएगा। बात करेंगे हम रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता क्या है। नोट याद रखना है, रेडियो एक्टिविटी इज ए फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर ऑफ सम एलिमेंट्स। जब एटॉमिक न्यूक्लिय जो होता है, क्योंकि एलिमेंट्स के न्यूक्लिय होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, जब वो उन एटॉमिक न्यूक्लिय का डिसइंटीग्रेशन होता है, टूट जाना, डिसइंटीग्रेट होना, वहाँ पर क्या होते हैं, पार्टिकल्स एमिट हो जाते हैं। कौन कौन सा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। और इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं, एमिट हो जाते हैं। किसकी वजह से, एटॉमिक न्यूक्लिय जो होता है किसका, एक एलिमेंट का डिसइंटीग्रेशन जब उसका होता है, तो पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं, एमिट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, आपको बोलना है डिसइंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर। जैसे कि ये एक एलिमेंट है, उसका एक न्यूक्लियर होता है, जब इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ये टूट जाता है इस तरीके से, ऐसे स्मॉल स्मॉल इन चीज़ों में, और यहाँ पर क्या होता है, रेडिएशंस एमिट हो जाती हैं। ठीक है, एमिशंस क्या होता है, आपको बोलना अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस एमिट हो जाते हैं, इसी को रेडियो एक्टिव प्रोसेस बोला जाता है। लेकिन पोल्यूशन क्या होता है, इसी का पोल्यूशन क्या होता है ये जानेंगे। Radioactive pollution is the pollution caused on account of the release of radioactive substances or radiations in the environment.
रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का मतलब होता है, ये पोल्यूशन होता है जो किसकी वजह से होता है, इन्हीं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज या रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज भी बोल सकते हो आप। जब इन रेडिएशंस का इमिशन हो जाता है इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, पोल्यूशन होता है इन्वायरमेंट में, जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। याद रखना, 5 स्टार लगा लेना। देयर आर मेनी वेज ऑफ रेडिएशन पोल्यूशन like nuclear wastes from nuclear power plant, nuclear waste from nuclear power plant, mining and processing of nuclear material etc। बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से रेडिएशन पोल्यूशन होता है, मतलब रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। लाइक जैसे आपके पास न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं, जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे पास होता है जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को हम बनाते हैं, ठीक है, या प्रोसेस करते हैं, या हमारे पास माइनिंग होती है या न्यूक्लियर मटेरियल की प्रोसेसिंग करते हैं, वहाँ पर उन प्लांट्स में क्या होता है, ऐसे रेडिएशंस, ऐसा मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस रिलीज हो जाते हैं। जब वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, सॉइल के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो पोल्यूशन होता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडिएशंस आर टू टाइप्स, रेडिएशंस के 2 टाइप्स है। एक होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये सारा फिजिक्स है बट पढ़ना पड़ेगा। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, याद रखना, एक हो गया ये टाइप। दूसरा होता है आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं। क्वेश्चन आएगा आपको कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या होते हैं, आपको बोलना है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एट लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम नियर इंफ्रारेड रेज टू रेडियो वेव्स कॉन्स्टिट्यूट नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। याद कैसे रखना है इसको समझो। बोला जाता है हमारे पास इलेक्ट्रो वेव्स होते हैं एक टाइप, जिसको बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। मैंने पहले बोला था आपको वेव्स की कुछ वेव लेंथ होती है, याद रखना, वेव्स की वेव लेंथ होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, वो रेडिएशंस, देखो क्या मैं बोल रहा था, एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा इशू आ रहा है। हाँ, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, देखो नॉन आयोनाइजिंग पीछे, हाँ नॉन आयोनाइजिंग, एक सेकंड रुको। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या होता है, देखो कुछ वेव्स होती है जिनको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स की वेव लेंथ होती है जिसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। जो वो वेव्स होती है जिनकी वेव लेंथ ज़्यादा होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी वेव लेंथ ज़्यादा होती हैं, जो कहाँ से कहाँ तक होता है, आपको बोलना है इंफ्रारेड रेडिएशन से लेकर जो रेडियो वेव्स तक होती है, इसके रेंज में जितनी वेव्स आ जाती है उनको बोला जाता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का रेंज क्या होता है, आपको बोलना है नियर इंफ्रारेड रेडिएशन से लेकर रेडियो वेव्स तक, इंफ्रारेड रेडिएशन से लेकर कहां तक, रेडियो वेव्स तक, जो भी आपका रेंज आता है इसको हम नाम देते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ये आपको याद रखना है, लिखिए, ठीक है। इट इफेक्ट्स ओनली दोज कंपोनेंट्स विच कैन एब्जॉर्ब देम, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट्स को इफेक्ट करता है जो कंपोनेंट्स इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, विच कैन एब्जॉर्ब देम। आ रही बात समझ, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स के इफेक्ट पड़ता है, उन पार्ट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है जो पार्ट्स क्या करते हैं, इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, किनको, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, व्हेन आयोनाइजिंग रेडिएशंस पास फ्रॉम मीडियम दे आयोनाइज द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। फॉर एग्जांपल मीडियम क्या होता है, जैसे यहाँ पर कहाँ से आता है, सपोज कुछ रेडिएशन ए निकला और बी पॉइंट तक पहुँचना है, तो ए लोकेशन से रेडिएशंस निकलते हैं, लेकिन वो रेडिएशंस निकलते हैं या तो एयर से चली जाएगी ना, या वाटर से चला जाएगा, या किसी सॉलिड से चला जाएगा, जो भी जिसके थ्रू ये पास होता है उसको मीडियम बोलते हैं। जैसे आप लोकेशन ए पे हो, आपको लोकेशन बी पे जाना है, तो लोकेशन बी पे जाने के लिए या तो आप कार का यूज करोगे या तो आप बस का यूज करोगे, ठीक है, तो दैट या तो बाइसिकल का यूज, वो आपका एक मीडियम बन गया कि आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए। एग्जैक्टली यहाँ पर भी क्या होता है, जो व्हेन आयोनाइजिंग रेडिएशंस पास फ्रॉम ए मीडियम, जब आयोनाइजिंग रेडिएशंस मीडियम के थ्रू पास होते हैं, दे आयोनाइज द एटम्स, जिस भी मीडियम के थ्रू होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड के थ्रू पास होती है, ठीक है, वहां पर एटम्स होते हैं, सॉलिड के एटम्स होते हैं, वो इन एटम्स को क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं, या जिन मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, वाटर के थ्रू फ्लो होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उस मीडियम में उनको आयोनाइज करता है, उनको हम बोलते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है। दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर, इनका पेनिट्रेशन पावर काफी होती है, इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, एंड कैन काज ब्रेकेज ऑफ इवन मैक्रो मॉलिक्यूल, छोटे से छोटे मॉलिक्यूल्स को भी क्या करते, तोड़ देते हैं। कौन सी रेडिएशंस, आयोनाइजिंग रेडिएशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरा होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आपको बोलना है कि सबसे ज्यादा हाई पेनिट्रेशन पावर किसका, आपको बोलना है आयोनाइजिंग रेडिएशन का।
क्वेश्चन है कि सर ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन आप तो बोला, लेकिन ये आता का सोर्स क्या है इसका? जैसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है, आप बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करेंगे, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फोसिल फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मीथेन कहाँ से निकलता है? आप बोलते हैं मार्शी लैंड से जो होता है, ठीक है, मार्शी एरिया जो होता है वहां से मीथेन एमिट हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें, इसी तरीके से हर एक चीज़ का सोर्स होता है। नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं, कॉस्मिक रेज फ्रॉम स्पेस एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस इन द अर्थ क्रस्ट। तो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कहाँ से आती है? आपको बोला रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो होते हैं, एक स्पेस में कुछ रेडिएशंस होते हैं जिसको बोलते हैं कॉस्मिक रेज, वहाँ से क्या होता है, रेडियो एक्टिव रेज निकलते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो मैंने बोला था, सन से रेडिएशंस आ जाते हैं, ये अर्थ के ऊपर आता है, और अर्थ क्या होता है, हीट अप हो जाता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, और इसी रिफ्लेक्टेड पार्ट को बोला जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यहां से भी हमें रेडियो एक्टिव रेडिएशंस देखने को मिल रहा है, सोर्स है रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का, ठीक है, सॉरी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का। मेन मेड सोर्सेज क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्या निकलता है? रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलती हैं, या रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं, सब्सटेंस निकलते हैं। डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, जब हम न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करते हैं सॉइल के अंदर या पानी में डालो, सॉइल में डालो, जहां पर भी होता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, जब हम न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर मटेरियल सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। यूरेनियम माइनिंग, जब हम यूरेनियम की माइनिंग करते हैं या न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करते हैं, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको बोलना है। द इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी रिलीजिंग कैपेसिटी, कितना ये क्या होता है, रिलीज होता है, कितनी कैपेसिटी में रिलीज होता है, हाफ लाइफ पीरियड इनका, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ पोल्यूटेंट्स, किस रेट से पोल्यूटेंट्स डिफ्यूज हो जाते हैं, एंड वेरियस एनवायरमेंटल एक्टिविटीज लाइक विंड, रेनफॉल, क्योंकि विंड अगर ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग विंड्स है, वो इसको दूर तक लेकर जाएंगे, कम विंड्स है वो कम डिस्टेंस तक, बारिश की वजह से इसको फैल जाता है, टेम्परेचर भी डिपेंड करता है इनके ऊपर, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस कैन डैमेज आईज ड्यू टू कोस्टल सैंड, स्नो एटसेट्रा। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन सीधे आईज को क्या करता है, डैमेज करता है, ठीक है। दे डिस्ट्रक्ट सेल्स एंड ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड सेल्स को और कैपिलरीज को क्या करता है, डैमेज करता है, एंड कॉज सनबर्न, जिसकी वजह से सनबर्न होता है। आयोनाइजिंग रेडिएशंस कैन कॉज सनबर्न, डेड टिश्यूज, डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, म्यूटेशन, इंक्रीज इन द ऑकरेंस ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स, कैंसर और ट्यूमर्स। तो इसलिए बोला जाता है इन पोल्यूशन से हमें बचना है, एनवायरनमेंट को इन पोल्यूटेंट से बचाना, क्योंकि कैंसर के लिए भी ये काजेज माने जाते हैं। कंट्रोल कैसे करें सर फिर इसको? अच्छा चलो बताता हूं। प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेथड फॉर दिस पोल्यूशन बिकॉज नो स्पेसिफिक क्योर इज अवेलेबल। इसके लिए कोई भी क्योर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं, इनको इनके पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। ऑल स्पेसिफिक सेफ्टी मेजर शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड एंड लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट शुड बी चेक्ड। कहीं पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का लीकेज तो नहीं हो रहा, अगर लीक होता है उसको भी हमें रोकना है, उसको भी हमें कंट्रोल करना है। जैसे हमें गैस होता है, गैस सिलेंडर होता है, तो वहां से भी क्या निकलता है, जैसे कोई गैस रिलीज हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, गैस उसको कंट्रोल करना है, हमें उसको लीक होने से बचाना है। एग्जैक्टली ऐसे क्या होता है, जो हमारे पास न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं या न्यूक्लियर सब्सटेंस जो होता है, उनको रिलीज होने से बचाना है, उसको डिफ्यूजन से बचाना है। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट एंड सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। न्यूक्लियर अगर कोई न्यूक्लियर वेपन होता है, न्यूक्लियर गाड़ी में लेकर आते हैं, हेलीकॉप्टर में लेकर आते हैं, शिप्स के थ्रू लेकर आते हैं, तो वहां पर इसको बचाना, उन एक्सीडेंट से, न्यूक्लियर एक्सीडेंट से हमें प्रिवेंट करना है। नहीं तो पूरी फिश लाइफ जो होती है, एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाती है, एक्वेटिक लाइफ पानी खराब हो जाएगा, वही पानी हम पीते हैं, फिर बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। बैनिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव, हमें बैन कर लेना चाहिए जो भी न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव्स होते हैं। ये तो न्यूक्लियर आपको आया रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के। लेकिन ई वेस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसको बोला जाता है। आप डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लाइक कंप्यूटर्स इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होम अप्लायंसेस, ऑडियो एंड वीडियो प्रोडक्ट्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। मतलब जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर कोई मोबाइल फोन, आपका पुराना मोबाइल फोन आपने फेंक दिया, वो आपके पास कोई रेडियो था पहले, अब आपने फेंक दिया, टीवी है वो खराब हो गया, आपने उसको फेंक दिया, लैपटॉप है वो खराब हो गया, आपने उसको फेंक दिया, कोई भी ये बोल सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जो होते हैं, जो वो वीडियो हो, वो ऑडियो हो, कुछ भी चीजें हो, जो ही वो आप उनको वो वेस्ट उसको क्या करते हो, फेंक देते हो, और उसी की वजह से जो पोल्यूशन होता है, जिसको बोलते हैं हम ई वेस्ट की वजह से पोल्यूशन। अब करना क्या चाहिए हमें, देख लेते हैं। ई वेस्ट इज नॉट ए प्रॉब्लमेटिक इफ इट इज सेफली स्टोर्ड और रिसाइक्ल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ई वेस्ट को प्रॉब्लमेटिक नहीं बोला जाता है। अगर कोई आपके पास ई वेस्ट प्रोडक्ट है, तो आपको एक स्टोर करके रखो, एक जगह पर रखो, फिर जहां पर भी आप इसको सेफ स्टोरेज में रखोगे या रिसाइकल करोगे, फिर से किसी चीज के लिए यूज करोगे, तो फॉर एग्जाम्पल नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते
जाते हैं इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में, तो उसके वजह से प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं, बट इट कैन बी हैजर्ड्स इफ रिसाइकल्ड बाय प्रिमिटिव मेथड्स। लेकिन अगर पुराने कुछ ओल्ड मेथड्स हमारे पास है उनकी वजह से इसको क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे, तो ये काफी ज्यादा नुकसानदेह माना जाता है। मोस्ट ऑफ द ई वेस्ट इन इंडिया इज रिसाइकल्ड बाय अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। बहुत सारे ई वेस्ट जो होते हैं इंडिया में उसको रिसाइकल अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप का कि जो ई वेस्ट जो होते हैं इंडिया में उनको रिसाइकल ज्यादा कौन करे, आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, ठीक है, प्रोसेस, ठीक है। द अप्लाइड फोर्सेस कुड बी ग्रेविटेशनल फोर्स सच एज ओवरबर्डन, प्रेशर, लोड शेयरिंग, स्ट्रेस, ठीक है। सॉरी, हाँ एक सेकंड रुको, ये दूसरा एक पीडीएफ यहाँ पर आया, ठीक है, एक सेकंड रुको। हाँ, तो ये ई वेस्ट का यहाँ तक ही था, बस इतना ही आपको याद रखना है। ई वेस्ट जो होते हैं ये डिस्कार्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर की बात करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करेंगे, ये सभी को जो होता है ई वेस्ट के अंदर आ जाता है। इसलिए हमें इसको सेफ डिस्पोजल कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से जो है ई वेस्ट पोल्यूशन से हम बच सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हम उसको सोल्यूशन के थ्रू डिस्कस करेंगे। और दूसरी एक बात ये है कि कल हम फिर से 30 to 40 क्वेश्चंस लेकर आएंगे किसके रिलेटेड, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। 2 दिन एनवायरमेंटल पोल्यूशन का सेशन चलेगा, एमसीक्यू वाला सेशन। ये इसलिए मैं करवा रहा हूं क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपको यहां से क्लियर होने चाहिए, सो दैट आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी किस टाइप के क्वेश्चंस इस पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, पूछा गया है, गैस लगा लो क्या होगा इसका। बेवल ट्रीज शुड बी प्लांटेड एंड यूज्ड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल। कुछ ट्रीज का नाम है, एक ट्री यूज किया गया जिसको बोलते हैं बेवल ट्रीज। इन ट्रीज को यूज किया जाता है, प्लांट किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, क्या प्रिवेंट करने के लिए, क्या कंट्रोल, क्या वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते, सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते, नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, आई होप आपने ये नाम सुना नहीं होगा पहले, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, इसलिए मैं जानबूझकर ये क्वेश्चन लेकर आया, इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। इसका आंसर जो है दैट इज बी, मतलब एक ट्री है जिसको बोला जाता है, ट्रीज की क्लास है जिसको बोला जाता है बेवल ट्रीज, ठीक है। इनको यूज किया जाता है क्योंकि ट्रीज को हम किस लिए यूज करते हैं, नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी ट्रीज का यूज किया जाता है, वेजिटेशन का यूज किया जाता है। लेकिन यहां पर जो है, यहां पर पर्टिकुलर आपको बोलना ये एयर पोल्यूशन के साथ रिलेटेड है। अब देखो इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। हाँ, स्पीशीज ऑफ ट्रीज सच एज बेवल, ठीक है, जिसको बोलते हैं अकाशिया, ACS या अकाशिया, ठीक है, अकाशिया, विच आर लीस्ट स्मोकी शुड बी प्लांटेड एंड यूज्ड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम बेवल ट्रीज का यूज करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया है। अब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, अगर आपको पता होगा आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर 1 2 3 भी हो सकता है। आप ऑप्शन देखो, ओनली 1, ओनली सेकंड, ओनली 1 एंड थर्ड, या ऑल ऑफ द अबव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आंसर जो पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो आप इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन है रिलेटेड टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। काजेस, ओजोन लेयर के अगर डिप्लीशन होती है क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या काज है, सॉरी काज क्या है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कैटरेक्ट इन आईज लीडिंग टू ब्लाइंडनेस, क्या आईज में बीमारी होती है, मतलब आईज ब्लाइंड हो जाते हैं, ठीक है। रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट, क्या फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी कम होती है, क्या लंग इन्फेक्शन होता है ओजोन डिप्लीशन से। मैंने आपको सारे इफेक्ट्स आपको बताया था, आपको बताना है। सबसे पहले आपको पता ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, ओजोन होल होना या ओजोन की थिकनेस कम होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ जाती है। जब अर्थ के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ जाती है, क्या आईज में कुछ प्रॉब्लम, बिल्कुल मैंने आपको ब्लाइंडनेस का बोला था, ठीक है। तो आप पकड़ो पहले ऑप्शन को, देखो ये यूपीएससी आप एलिमिनेशन कैसे कर सकते हो। आपने ऑप्शन फर्स्ट को पकड़ा, जिसमें ऑप्शन फर्स्ट है वो ठीक है इसका मतलब ऑप्शन ये थर्ड वाला तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें ऑप्शन फर्स्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब या तो ऑप्शन ए है, या तो ऑप्शन बी है, या तो ऑप्शन डी है। तो अब आपके पास आसान है, अब आप वापस आ जाओगे, मैं सिखा रहा हूं आपको। उसके बाद क्वेश्चन जो है, रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट्स, क्या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी कम होती है, आप देख सकते हो। जिसमें अगर ये आंसर है तो फिर सेकंड वाला पकड़ो, इसका मतलब ये तो पहले ही नहीं था, ये तो पहले भी नहीं, ये तो है ही नहीं अब, क्योंकि अगर सेकंड भी ऑप्शन में तो इसका ऑप्शन ये बनेगा, या इसका ऑप्शन जो है डी बनेगा। अब हमें जानना है थर्ड ऑप्शन क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या इसके लंग इन्फेक्शन इससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से सॉरी गाइस,
क्या लंग इन्फेक्शन इससे होता है, ये हम जानेंगे। इसका आंसर जो है दैट इज बी। इसका मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कोई लंग इन्फेक्शन नहीं होता है। और अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि आईज में ब्लाइंडनेस होता है, और जब क्या होता है क्या होता है ये हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर है जहाँ पर ओजोन होता है, सन रेडिएशंस आ जाते हैं, ओजोन लेयर जो होती है ये थिन है, मतलब ये होता है कि ये ट्रैप नहीं कर पाता है। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किसके ऊपर आ जाता है, अर्थ के ऊपर आ जाता है। अर्थ के ऊपर जितने भी स्पीशीज होते हैं, कैटल की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, इसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाता है। और दूसरी बात जो होती है, और यहाँ पर जो भी प्रोडक्टिविटी होती है, जहाँ जो भी प्लांट्स होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं इन रेडिएशन की वजह से। मतलब ये होता है इसमें लंग्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको समझ में आया किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे? बिल्कुल आसान क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी लेवल क्या थी जब आपने पढ़ाई की थी इन टॉपिक्स को। मैंने आपको अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाया होगा, अगर आपको याद होगा। एक्सप्लेनेशन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर परमिट्स पैसेज ऑफ, ठीक है, ये मैंने अभी बोला था ना, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर परमिट्स पैसेज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर व्हिच कॉजेस सनबर्न, कैटरैक्ट इन आईज लीडिंग टू ब्लाइंडनेस, स्किन कैंसर, एक सेकंड, स्किन कैंसर, रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ऑकर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। याद रखना, लंग्स की प्रॉब्लम जो होते हैं वो एयर पोल्यूशन की वजह से होते हैं, ना कि ओजोन डिप्लीशन की वजह से होता है। आई होप यहां तक ये आपको पूरा समझ आ गया। एक और क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करना है। हाँ, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, द प्रोटोकॉल विच डिसाइडेड टू कंप्लीटली फेज आउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मैंने बोला था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबसे पहले आपको बोलना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या होता था, आपको बोलना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब रिलीज हो जाते हैं ये एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर में आ जाते हैं, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, ओजोन, ओजोन को क्या करते हैं, डिप्लीशन करते हैं, ठीक है, ओजोन होल हो जाता है, ओजोन की थिकनेस कम हो जाती है। अच्छा, फिर बोला गया ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से बोला गया कि ओजोन को प्रिवेंट करने में, ठीक है, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की इमिशन को रिड्यूस करना है। मैंने आपको बोला भी था, ठीक है, प्रोटो कौन सा क्या था ये, क्लोरोफ्लोरो, ओजोन के बारे में। ओजोन मैंने स्टार्ट किया था ऐसे, अगर आपको याद होगा, मैंने लिखा था आपको कि ओजोन, अगर याद रखना आपको, ओजोन, और आपको आपके पास एक है मॉन्ट्रियल, एक है MON मॉन्ट्रियल, एक है कीटो प्रोटोकॉल। मैंने आपको बोला था ओजोन, ओजोन याद रखना, ओह यहां पर भी है, ओह यहां पर भी है, मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के साथ रिले, इसका मतलब आपको याद रखना है कीटो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका आंसर है, क्योंकि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ओजोन होता है। आपको ओजोन को पकड़ना है, और यहाँ पर MO मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मैंने बोला था M मॉन्ट्रियल, MO होता है ओजोन, ये शॉर्टकट में याद रखने के लिए, अगर आपको याद होगा। यही लिखा है, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज अमेंडेड इन 1990 वेयर इट वाज डिसाइडेड टू कंप्लीटली फेज आउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स टू प्रिवेंट ओजोन डिप्लीशन। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। आपको पता है ग्रीन हाउस गैस, मैंने बोला था कौन सा नहीं है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बोला जी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओनली फर्स्ट ओनली सेकंड, बोथ ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है, आपको बोलना है ग्रीन हाउस गैस। नाइट्रस ऑक्साइड मैंने बोला था, बिल्कुल बोला था। क्या मैंने ओजोन बोला था कि ग्रीन हाउस गैस है? मैंने ओजोन का नाम बोला था ग्रीन हाउस गैस? मुझे जरा बताओ, मुझे बोलो, क्या मैंने आपको कहीं पर ओजोन बोला है कि ओजोन ग्रीन हाउस गैस है? कहीं पर बिल्कुल नहीं बोला था। क्या मैंने कहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड का यूज किया है? आप जो बताओ, अगर आपको पता ओजोन नहीं है तो करो एलिमिनेट ऑप्शन को। आप बताओ जिसमें सेकंड है वो आंसर नहीं है। सेकंड इसमें भी है, सेकंड इसमें भी है, सेकंड इसमें भी है, क्योंकि ओजोन तो बिल्कुल नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस है ही नहीं। तो सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ, इसका मतलब ये तीन तो ऑप्शन में नहीं है, बचा कौन? बचा ए, मतलब सिर्फ थर्ड जो है, ठीक है, सॉरी, इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर थर्ड नहीं होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है, ना कि सल्फर डाइऑक्साइड। इसने आंसर इसका गलत लिखा है, यहाँ पर इसको होना चाहिए ओनली वन, इसको करना है ओनली वन, इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, ओनली वन। इसका मतलब सल्फर सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड नहीं है। याद रखना, एटमॉस्फेरिक गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, देखो नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग आउट द आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशंस फ्रॉम द अर्थ। इसी को बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेज। मतलब मेरा कहने का मतलब ये, जब रेडिएशंस आ जाते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, तो ये किसके ऊपर आ जाते हैं? अर्थ के ऊपर। सम पार्ट रेडिएशंस का क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होते हैं कहां पर? आप बोलोगे सर एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ग्रीन हाउस गैस होते हैं जिसको ट्रैप कर लेता है। इसमें मैंने बोला था नाइट्रस ऑक्साइड, मैंने आपको बोला था, लेकिन सल्फर मैंने नहीं बोला था, सल्फर डाइऑक्साइड मैंने नहीं बोला था। इसका थर्ड नहीं है आंसर, आपको याद रखना है। इसका आंसर जो है, याद रखना, इसका आंसर जो यहाँ पर ओनली फर्स्ट आना चाहिए, इसका आंसर है। ये हो गया, इसका मिस्टेक होता है तो चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास,
एक और क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, विद रेफरेंस टू द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब जब ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करेंगे, वाटर वेपर, याद रखना वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है, ये जब इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, चेंज टू प्लांट ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन लेवल, क्या प्लांट ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, डेफिनेटली प्लांट ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है ना, क्या ओजोन डिप्लीशन हो जाता है इससे, बिल्कुल, मैंने बोला था क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ये ग्रीन हाउस, उसके बाद स्मोक पोल्यूशन होता है, क्या स्मोक पोल्यूशन होता है, ये सब जो होते हैं ग्रीन हाउस गैस की वजह से, ये सारे इंपैक्ट था, अगर आपको याद होगा मैंने सब कुछ बोला था आपको, आपको आंसर क्या करना है, आपको 1 2 3 इसका आंसर करना है, ये सभी इसके आंसर्स हैं, इसका आंसर डी है, आपको इसको ज्यादा सोचना नहीं, तो बहुत आसान था, ओजोन एसिडिफिकेशन, स्मोक पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन एज वेल एज चेंज टू प्लांट ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन लेवल, ये सब कुछ इसकी वजह से होता है। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है यूपीएससी का, एक क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीएससी इसमें क्वेश्चन क्यों, कैसे आपको पता चला यूपीएससी का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस दिए हैं उसी लेवल के, विथ रेफरेंस टू द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन तो होता है, वाटर का पोल्यूट होना, लेकिन कहाँ क्या क्या सोर्सेज हैं जिसकी वजह से होता है वाटर पोल्यूट, नेचुरल सोर्सेज होते हैं, बिल्कुल नेचुरल सोर्सेज होता है, क्या डोमेस्टिक होता है, बिल्कुल होता है, क्या एग्रीकल्चर से भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है, इंडस्ट्री से भी होता है, हाँ हिंद होता है, मैंने डिटेल में बोला था आपको, अगर याद होगा कि इसका आंसर जो होता है दैट इज ऑल ऑफ द अबव, आपको याद रखना है पहले, मैंने बोला था पहला है इसका आंसर, ठीक है, सॉरी पहला भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, और इसका आंसर जो है दैट इज डी। ये लिखा है वाटर पोल्यूशन इज काज्ड बाय वेराइटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक एंड आल्सो द नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल सोर्स ऑफ पोल्यूशन आर वाटर और सॉइल इरोजन, लीचिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स एंड डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। एक और क्वेश्चन है जो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है, इसका आंसर बताओ मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स कॉज वाटर पोल्यूशन, कौन कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, मैंने आपको बताया था आर्सेनिक, मैंने बताया था कि आर्सेनिक की वजह से बीमारी होती है, अगर आर्सेनिक पानी में होगा तो इसकी वजह से क्या होती है, वाटर पोल्यूट होता है, मैंने बोला था कॉपर अगर आएगा इसकी वजह से भी होता है, कि जिंक अगर आएगा पानी के अंदर इसकी वजह से भी होता है, मतलब ये सभी काजेज जो होते हैं ये एयर पोल्यूशन के काजेज है, इसको ज्यादा सोचना नहीं, इसका आंसर डी होना चाहिए, डी है। यहाँ पर कुछ मेटल्स का नाम आपको याद रखना जो टिप्स पे होना चाहिए, जो कि एयर पोल्यूशन होता है, आपको बोला वो कौन सा है, मेटल्स लाइक लेड, जिंक, आर्सेनिक, कॉपर, मरकरी, कैडमियम, कैडमियम की वजह से मैंने बोला था इटाई इटाई होता है, मरकरी की वजह से क्या होता है, मिनीमाटा होता है, मिनीमाटा डिजीज एक जगह है वहां पर ये देखने को मिला, ठीक है, इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर्स एडवर्सली इफेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, आर्सेनिक पोल्यूटेड वाटर लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ आर्सेनिक इन द बॉडी लाइक ब्लड्स, नेल्स एंड हेयर काजिंग स्किन लेजन्स, ठीक है, ठीक है, लेसन्स, रफ स्किन होता है, ड्राई स्किन होता है, थिकनिंग ऑफ स्किन होता है, अल्टीमेटली स्किन कैंसर होता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपको, आपको बताना है, पूछा गया है कि करेक्टली मैच कौन सा है, मतलब एक पोल्यूटेंट है जिसको आर्सेनिक बोलते हैं, कि आर्सेनिक की वजह से क्या स्किन कैंसर होता है, क्या इटाई इटाई होता है, क्या डायबेक्सिया होता है, तो आपको बोला, आपको मैंने बोला भी था कि इटाई इटाई किसकी वजह से होता है, आपको याद होगा मैंने बोला था आर्सेनिक, मैंने अभी ऊपर यूज किया है स्किन कैंसर, अगर आपको याद होगा ऊपर ही मैंने आपको बताया आर्सेनिक की वजह से क्या होता है, इधर एक सेकंड, ये देखो, आर्सेनिक पोल्यूटेड वाटर लीड्स एक्यूमुलेशन ऑफ आर्सेनिक इन द बॉडी नील्स, इसकी वजह से अल्टीमेट स्किन कैंसर होता है, तो आर्सेनिक के सामने स्किन कैंसर, ये बिल्कुल ठीक है। क्या कैडमियम की वजह से क्या होता है, आपको बोला कैडमियम की वजह से इटाई इटाई वो होता है, मैंने बोला था आपको, और लेड की वजह से क्या होता है, डायपेक्शिया होता है, ये आपको पता होगा, इसका आंसर देखेंगे यहाँ पर, इसका मतलब पहले का फर्स्ट ठीक है, ओनली फर्स्ट, सेकंड ठीक है ना, आपको बोलना है सिर्फ फर्स्ट ही ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेकंड को ये वाला ऑप्शन है और थर्ड को ये वाला ऑप्शन है, मतलब सेम मैच ये हो रहा है इसके साथ, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए, इसने डी लिखा है, डी नहीं है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि देखेंगे हम यहाँ पर, देखो कैडमियम पॉइजनिंग काजेज इटाई इटाई डिजीज, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसने क्या बोला, यहाँ पर कैडमियम काजेज ये डिस्प्लेक्सिया, तो यहाँ पर इसको ऐसे होता है, ये रॉन्ग है, या इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन क्या बोलना है इसको, ऑप्शन फर्स्ट सिर्फ ठीक है, डी नहीं है, मतलब ए यहाँ पर ठीक है, बस आपको सोल्यूशन से ही पता चलता है, ठीक है। पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय मरकरी काजेज मिनीमाटा, मतलब याद रखो मरकरी की वजह से एम होता है, मरकरी मिनीमाटा ह्यूमन बींग्स, ठीक है, एंड ड्रॉप्स इन फिशेस, ठीक है, लेड काजेज डिस्प्लेक्सिया, याद रखना डिस्प्लेक्सिया याद होता है, कैडमियम की वजह से क्या होता है, इटाई इटाई याद रखना, इटाई इटाई याद रखना, ठीक है, और एक्यूमुलेशन ऑफ आर्सेनिक जो होते हैं, ये मैंने अभी बोला था स्किन कैंसर अल्टीमेटली होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आप सबसे पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 10 जो यहाँ पर यूट्रॉफिकेशन के रिलेटेड है। यूट्रॉफिकेशन याद रखना, मैंने पहले बोला था यूट्रॉफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। यूट्रॉफिकेशन क्या होता है, मैंने वाटर बॉडीज के बारे में बताया था, मैंने अलगल ब्लूम भी बोला था आपको क्या होता है। विद रेफरेंस टू यूट्रॉफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन सा इसमें से ट्रू है। इट इज ए फेनोमेनन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, क्या ये कोई फेनोमेनन है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर आते हैं, वाटर बॉडी के अंदर हो तो वाटर पोल्यूट हो जाता है, मतलब वहां पर अलगल ब्लूम होता है। क्या ये ठीक है। इट डिप्लीट्स द वाटर ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। इट डिप्लीट्स, ठीक है, जो भी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होता है क्या वो कम होता है, बिल्कुल मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि अलगल ब्लूम हो जाता है वहां पर क्या होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होता है। मतलब पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है विद, हाँ इसमें क्या पूछा जाता है, करेक्ट आंसर फ्रॉम, इनमें से करेक्ट कौन सा इन तीन में से। ह्यूमन एक्टिविटीज आर मेनली रेस्पॉन्सिबल यूट्रोफिकेशन, क्या ह्यूमन एक्टिविटीज रेस्पॉन्सिबल यूट्रोफिकेशन, बिल्कुल ह्यूमन एक्टिविटीज जो थे ये रेस्पॉन्सिबल, हम रेस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जब हम फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज करते हैं केमिकल्स, वही किस में आ जाते हैं, वाटर की वजह से, वाटर बॉडी के साथ मिल जाता है और पोल्यूशन हो जाता है। इसका आंसर जो है दैट इज डी, ये आपको याद रखना है। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ आया होगा। यही लिखा होगा यहाँ पर कि डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर सर्विस ऑफ land drainage and industrial effluents in the water body leads to the rapid nutrient enrichment. The excessive nutrients enrichment in the body encourages the growth of algae. इसकी वजह से क्या होता है, algae की ग्रोथ होती है जब क्या होता है ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जिसको अलगल ब्लूम बोलते हैं। वाटर हाइसिंथ फाइटोप्लैंक्टन्स एंड अदर एक्वेटिक प्लांट्स, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ जाते हैं, प्लांट्स जो होते हैं ज्यादा, फाइटोप्लैंक्टन्स प्लांट्स होते हैं, जूप्लैंक्टन्स एनिमल्स होते हैं, एंड अदर एक्वेटिक प्लांट्स की ग्रोथ होती है, ठीक है। द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दैट इज बीओडी इंक्रीजेस, बीओडी बढ़ना मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होता है वो कम होता है, ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है वो बढ़ जाते हैं। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब क्या होता है, कितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ऑर्गेनिजम्स को इन ऑर्डर टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर बॉडी इज कॉल्ड एज बीओडी। इसको याद रखना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, याद रखना, बायोडिग्रेडेबल मैटर याद रखना, डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल मैटर, इसको बोला जाता है बीओडी। आई होप यहां तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये 10 क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और यही 10 क्वेश्चंस में से आपको 2-3 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जाएगा एग्जाम में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। कल मैं और 30 से 40 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, 1-2 दिन में इसको एक्सप्लेन करेंगे, आपको पूरा पर्सपेक्टिव पता चलेगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन में किस तरीके से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो यूट्यूब पे जल्द ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो और कमेंट सेक्शन में बताओ किस तरीके से हमारा ये सीरीज चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।